हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। मेरा नाम अनमोल मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में एडएलबी स्मॉल कैप फंड का डिटेल रिव्यू करके बताने वाला हूं। मैं आपको एक्सेल शीट में फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखाऊंगा। उसके बाद कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं आपको लास्ट में कंक्लूजन में ये भी बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कितने साल तक करना चाहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं शुरू लाता था, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे एडएलबी स्मॉल कैप फंड। तो इसका अगर आप लॉन्च ऑन डेट देखें तो 7 फरवरी 2019 है। तो इसका इसका अगर देखिए फंड को 5.8 ईयर्स हो चुके हैं लॉन्च होते थे, मतलब ये 5.8 ईयर्स पुराना फंड है। इसका अगर आप कैटेगरी रिटर्न देखिए 5.8 ईयर्स में तो 26.66% तक का मैसिव रिटर्न है। लेकिन इस फंड का अगर आप रिटर्न देखिए 5.8 ईयर्स में तो 30.8% तक का मैसिव रिटर्न है। आपको कंटिन्यूअसली हर साल 30.8% तक का रिटर्न देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मैं आपको बता रहा हूँ अपने कैटेगरी को ये करीब करीब 4% या 5% से मार्जिन से बीट कर रहा है। 5% का मार्जिन बहुत ही बड़ा मार्जिन होता है। तो मैं यहाँ पे एकदम सुपर फीडबैक दूंगा इसके लिए, अगर रिटर्न को अगर आप देखा जाए। लेकिन आप रिटर्न देख के इसको कंसिडर मत कर दीजिए कि ये अच्छा खासा फंड है। यहाँ पे हम रिस्क के बारे में भी एनालिसिस करेंगे, यहाँ पे डिटेल पूरा एनालिसिस करेंगे कि हाँ रिस्क को एडजस्ट करके ये रिटर्न ऐसा दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो देखिए आप अगर वॉलेटिलिटी फेस कर रहे हैं तो तभी आपको ऐसा रिटर्न मिल रहा है, तो बढ़िया है। लेकिन आप अगर कम वॉलेटिलिटी में आपको ऐसा रिटर्न मिल रहा है तो कितना बढ़िया है, आप सोच रहे होंगे। मतलब कम वॉलेटिलिटी में अगर आपको बहुत ज्यादा रिटर्न मिल रहा है तो और भी बढ़िया है ना। तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। अगर 5 साल का रिटर्न देखें कैटेगरी का तो 30.45% का रिटर्न है। लेकिन इस फंड का अगर रिटर्न देखें 34.24% तक का रिटर्न है। मतलब इसने 5 साल में भी अपने कैटेगरी बीटिंग रिटर्न दे रखा है। अगर आप इस पर्टिकुलर फंड में 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 1000 रुपए 5 साल तक कंटिन्यूअसली हर महीने तो आपका जो अमाउंट डिपोजिट है 60,000 रुपीज, और 60,000 रुपीज कन्वर्ट होकर बन जाता है 1.59 लाख रुपीज में। मतलब आप देख पा रहे हैं पैसा आपका डबल से भी ज्यादा हो जा रहा है। लेकिन अगर यही पैसा इसमें आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इस फंड में ना इन्वेस्टमेंट करके, तो गोल्ड में अमाउंट डिपोजिट 60,000 रुपीज, 60,000 रुपीज आपको कन्वर्ट होकर बन जाता है 86,788 में। मतलब देख पा रहे हैं कि गोल्ड में भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपका पैसा जो है जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, रिटर्न जो मिल रखा है 5 साल में, तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी होता है, वो भी म्यूचुअल फंड में। अगर मान लीजिए गोल्ड में ना इन्वेस्टमेंट करके आपने एफडी पे इन्वेस्टमेंट किया होता तो अमाउंट डिपोजिट होता 60,000 रुपीज, और 60,000 रुपीज कन्वर्ट होकर बन गया होता 72,000। मतलब सिर्फ 12,000 रुपए ही बढ़े हैं, वो भी 5 साल में। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब डिफरेंस आपको एफडी और इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का जो आकाश पाताल का डिफरेंस आपको दिख रहा होगा रिटर्न में। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी हो जाता है। रिटर्न वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे अबव एवरेज रिटर्न है कैटेगरी के कंपैरिजन में। वो कैसे है वो अभी नीचे हम पता लगाएंगे। और अगर आप देखिए देखिए ये तो अब हमको दिख रहा है रिटर्न कैटेगरी से अबव एवरेज, मतलब उसी के ऊपर है। लेकिन रिस्क जो है कैटेगरी की वो एवरेज है, कैसे वो अभी नीचे हमको पता चलेगा रिस्क एंड रिटर्न रेशियो में। तो रिस्क और रिटर्न रेशियो का आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन में, जो कि 3 साल का मैंने निकाल रखा है। तो बीटा बीटा बेसिकली होता है कि देखिए आपको बताता है कि वॉलेटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। जी हाँ, अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितना फंड, ये जो पर्टिकुलर फंड कितना वॉलेटाइल है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर ये 1 से नीचे होता है उसको अच्छा खासा माना जाता है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर फंड का अगर आप देखिए 0.78 है, और कैटेगरी देखें तो 0.81 है। मतलब कैटेगरी ज्यादा वॉलेटाइल है और रिटर्न भी कम दे रहा है इस पर्टिकुलर फंड से। तो यहाँ पे मैं एकदम पॉजिटिव फीडबैक दूंगा। देखिए आप रिस्क भी जो है आपको वॉलेटिलिटी है वो कम है, और आपको रिटर्न भी ज्यादा दे रहा है, वो भी 5% से बीट कर। अगर आप ऑल टाइम देखिए 6 ईयर्स में तो लगभग लगभग 6 ईयर्स आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। भले ही 3-4 महीने कम है। तो अगर आप देखा जाए उस हिसाब से इसने बढ़िया रिस्क को एडजस्ट करके रिटर्न दिया है। और स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो स्टैंडर्ड डिविएशन बेसिकली क्या होता है कि आपका जो एवरेज रिटर्न है ना उससे कितना पॉजिटिव उससे कितना नेगेटिव जा सकता है। तो आपको एक रेंज पता चल जाता है, उसी रेंज के बीच में आपको रिटर्न मिलने के चांसेस होते हैं। तो ये आपको हर साल का रिटर्न आपका चांसेस होता है। तो इससे ये क्या होता है कि अगर थोड़ा कम हो तो ज्यादा अच्छा खासा उसको माना जाता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए इस पर्टिकुलर फंड का 15.14 है, कैटेगरी का देखा जाए तो 15.53 है। तो देखा जाए स्टैंडर्ड डिविएशन के मामले में भी ये कैटेगरी से कम है। तो ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं ये वॉलेटिलिटी इसमें कम होगी एज कंपेयर टू इट्स कैटेगरी, और रिटर्न भी कैटेगरी से ज्यादा है। तो यहाँ पे अभी तक मैंने आपको जितने भी बताया ना एकदम पॉजिटिव फीडबैक है। लेकिन आगे और चीजें भी इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि इसमें मार्केट कैपिटल कितना है, इसमें सेक्टरल एलोकेशन क्या है, इसमें एसआईपी कितना कर सकते हैं, वो भी नीचे पता लगाते हैं। मिनिमम एसआईपी अगर मान लीजिए आप इस पर्टिकुलर फंड को आपने सिलेक्ट कर लिया और आप यहाँ पे एसआईपी शुरू कर देते हैं, 100 रुपए से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप इसमें लमसम करना चाहते हैं 100 रुपए से लमसम करना स्टार्ट कर सकते हैं। लॉक इन पीरियड की बात करें तो कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं, कभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कभी भी यहाँ से एग्जिट मार सकते हैं। एम साइज की बात करें तो इनका फुल फॉर्म होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। जी हाँ, इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में कितना पैसा इन्वेस्टेड है इससे आपको पता चलता है। एम साइज अगर आपका कम रहता है ना तो प्रॉब्लम क्या रहती है कि इसमें भरोसा नहीं रहता कि भाई ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड
में लोग ज्यादातर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, तो क्या पता ये अच्छा फंड हो या नहीं हो, या फिर कोई म्यूचुअल फंड में कंट्रोवर्सी होती है, लोगों का भरोसा नहीं होता, तो तभी जाके उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती, तो उसका एम साइज कम होता है। अगर एम साइज ज्यादा हो तो उसमें भी प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ये आती है कि फंड मैनेजर को मैनेजमेंट में दिक्कत आती है कि क्या कभी कभी आपने सुना होगा कि वो अपना एसआईपी बंद कर देते हैं, वो कभी अपना लमसम भी बंद कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको मैनेजमेंट करने में दिक्कत आ रही है। लेकिन हाँ, अगर ज्यादा हो तो ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन कम हो तो यहाँ पे थोड़ी टेंशन लेने वाली बात है। इसका भले ही कोई ज्यादा डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन पार्शियल इम्पैक्ट पड़ता है। पार्शियल इम्पैक्ट क्या है कि मतलब अगर कम है तो उसमें क्या होता है कि मतलब लोगों का भरोसा नहीं है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा बहुत पार्शियल इफेक्ट चीज इसको कंसिडर करा जाता है। तो एम साइज इसका अगर देखें तो 4,256 करोड़ रुपीस तक का एम साइज है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जो एक ऑप्टिमम एक बेस्ट एम साइज होता है, अगर आपका फंड 10 साल से पुराना फंड है और 15 साल के बीच में है, तो आपका जो बेस्ट एम साइज होता है वो 10,000 करोड़ रुपीज से लेकर 30,000 करोड़ रुपीज के बीच में। तो इसका अगर देखें तो ये फंड जो है 5.8 ईयर्स पुराना है, मतलब आधा कर लीजिए, तो लगभग आपका 5,000 करोड़ रुपीज भी होगा ना एम साइज, तो उसको आप बेस्ट मान सकते हैं। तो यहाँ पे 5,000 के आसपास ही है एम साइज। तो मैं इसको एम साइज के मामले में बोलूंगा कि एकदम पॉजिटिव फीडबैक है। एम साइज के मामले में यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 5 से 6 साल पुराना फंड है और यहाँ पे 5,000 के करीब करीब एम साइज है। तो बढ़िया है, यहाँ पे इसका मतलब लोगों का भरोसा है एम साइज के मामले में अगर देखा जाए। एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं। एक्सपेंस रेशियो देखिए, आप तो दिमाग लगा नहीं रहे, दिमाग लगाने वाला कौन है? फंड मैनेजर। वो अपना फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं स्टॉक का, और आपका पैसा लेके इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको रिटर्न दिलवाते हैं। तो उनको एज ए मैनेजमेंट फीस कुछ पैसा देना पड़ता है, कुछ हिस्सा देना पड़ता है। तो ये हिस्सा एक्सपेंस रेशियो के तौर पे देते हैं हम। तो एक्सपेंस रेशियो अगर 1% से नीचे, उसको अच्छा खासा माना जाता है, कि देखिए लॉन्ग रन में 1% बिना लाखों करोड़ों का डिफरेंस बन जाते हैं। और अगर आप मान लीजिए 20 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन्वेस्टेड रहते हैं, और आप 20 साल के बाद जब पैसा रिडीम करते हैं और जाके आप लाखों करोड़ रुपीज उनको देते हैं एज ए मैनेजमेंट फीस, तो आपको भी चुभेगा। तो ये कम हो उतना अच्छा खासा माना जाता है, तो 1% से नीचे होना जरूरी होता है। और मैंने जो क्राइटेरिया सेट कर रहा है 0.7% से नीचे अच्छा खासा माना जाता है, क्योंकि देखिए 0.8 या 0.9% या 1% भी बहुत ज्यादा हो जाता है एक्सपेंस रेशियो के मामले में। तो यहाँ पे 0.38 है, तो बहुत कम है, मतलब 0.5% से भी नीचे है। तो डेफिनेटली एक्सपेंस रेशियो के मामले में यहाँ पे सुपर पॉजिटिव फीडबैक दूंगा। अब टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करें, देखिए आप 1 साल से पहले अपने एग्जिट मार लिया तो आपको एक 20% तक का प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ेगा। 1 साल के बाद अपने एग्जिट मारा तो 12.5% तक का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे, अगर आप इंडियन इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं तो। अगर मान लें 1 साल से पहले अपने एग्जिट मारा तो 1% तक का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। 1 साल के बाद अपने एग्जिट मारा तो कोई एग्जिट लोड देने की जरूरत नहीं है। तो फिर सबसे मेन बात करते हैं वो है मार्केट कैपिटल। मार्केट कैपिटल की बात करते हैं, मिड कैप में 29.48% तक का एलोकेशन है। स्मॉल कैप में देखा जाए तो 68.56% तक का एलोकेशन है। लार्ज कैप में देखा जाए 0.03% तक का एलोकेशन है। और डेप्थ में देखा जाए 3.1% तक का एलोकेशन है। तो एलोकेशन के मामले में देखा जाए तो देखिए इन्होंने मिनिमम एलोकेशन स्मॉल कैप में दे रखा है। अगर आप सेबी के गाइडलाइन में देखेंगे तो स्मॉल कैप में 66 या 68% तक का एलोकेशन होना जरूरी होता है अगर ये स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। तो यहाँ पे देखा जाए तो इन्होंने मिनिमम एक थ्रेशोल्ड को फॉलो किया। उसके बाद मिड कैप और डेप्थ में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो यहाँ पे देखा जाए, देखिए इन्होंने थोड़ा सा रिस्क कम करने की कोशिश करी है, लेकिन यहाँ पे लार्ज कैप में थोड़ा और ज्यादा एलोकेशन हो सकता था। यहाँ पे तो एलोकेशन किया ही नहीं है लगभग, आप सोच सकते हैं। मिड कैप में थोड़ा कम करके लार्ज कैप में कर सकते तो और थोड़ा रिस्क कम भी हो सकता था। लेकिन हाँ, लेकिन फिर भी इन्होंने रिस्क कम करने की कोशिश करी है, मिड कैप में ज्यादा एलोकेट करके 30% तक का एलोकेशन तो मिड कैप में ही है इनका। तो देखा जाए ओवरऑल अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे जो रिस्क कम क्यों हो रहा है, आप देख पा रहे हैं कि मतलब कैटेगरी से क्यों कम रिस्क लेके चल रहे हैं। भले ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा कम रिस्क लेके चले, रिटर्न भी ज्यादा दे रहे हैं। तो उसका रीजन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मिड कैप में इनका 30% तक का एलोकेशन है, जो कि रिस्क थोड़ा सा कम कर देता है एज कम्पेयर टू इट्स कैटेगरी। और रिटर्न भी आपको थोड़ा ज्यादा मिल रहा है। तो ये फंड मैनेजर के फंडामेंटल एनालिसिस का ही कमाल है। वो उन्होंने जो स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कर रखा है मिड कैप का, उन्होंने एक अच्छा खासा रिटर्न दिलवा रखा है। तभी ये अपने कैटेगरी को बीटिंग रिटर्न दे पा रहे हैं। तो यहाँ पे मार्केट कैपिटल के मामले में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं आपको बोलूंगा एक बढ़िया फीडबैक दूंगा। सुपर फीडबैक नहीं दूंगा मैं यहाँ पे, एक बढ़िया सा मॉडरेट सा पॉजिटिव फीडबैक दूंगा मार्केट कैपिटल के मामले में। सेक्टरल एलोकेशन की बात करें तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर में 24.66% का एलोकेशन है। फाइनेंशियल सर्विसेज में 18.2% का एलोकेशन है। कंज्यूमर सेक्टर में 13.6% का एलोकेशन है। हेल्थ केयर में 12.32% का एलोकेशन है। बेसिक मेटल्स में 10.91% का एलोकेशन है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में 9.75% का एलोकेशन है। कंज्यूमर डिफेंसिव में 7.45% का एलोकेशन है। रियल एस्टेट में 3.11% का एलोकेशन है। तो एलोकेशन के मामले में देखा जाए तो प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाई कर रखा है। देखिए ऊपर के जो 5 सेक्टर्स है ना, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर सेक्टर,
हेल्थ केयर और बेसिक मेटल्स। अगर ये 5 सेक्टर अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हैं, आपको ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड भी अच्छा खासा रिटर्न देगा। तो ये अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन इन्होंने कर रखा है, तो यहाँ पे मैं कोई ज्यादा नेगेटिव फीडबैक नहीं दूंगा, मैं एक पॉजिटिव फीडबैक दूंगा सेक्टर एलोकेशन के मामले में। फंड मैनेजर की बात करते हैं, यहाँ पे देखा जाए 3 फंड मैनेजर, एक है त्रिदीप भट्टाचार्य, इनका एक्सपीरियंस है 3.13 इयर्स का। सेकंड जो आपका ध्रुव भाटिया, इनका एक्सपीरियंस है 5.35 इयर्स का। और थर्ड पे जो आपका राज कोराडिया, इनको एक्सपीरियंस है 0.26 इयर्स का। तो देखिए एक फंड मैनेजर ना एक्सपीरियंस होना थोड़ा जरूरी होता है, कि देखिए आप ट्रैक कर सकते हैं। तो क्योंकि आप देखिए, अभी जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे ध्रुव भाटिया है, इनका एक्सपीरियंस है 5.35 इयर्स। तो आप इनकी पास्ट हिस्ट्री ट्रैक कर सकते हैं, इनकी स्ट्रैटेजी पता लगा सकते हैं कि भाई इन्होंने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो कर रखी है, कैसा रिटर्न दिलवा रखा है। तो इनके बारे में जब आप रिसर्च कर सकते हैं, तो आप भी कॉन्फिडेंट रहेंगे जब आप इनको इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे। आप सोचेंगे कि हाँ, इन्होंने पास्ट में इनका अच्छा रहा है, इन्होंने अच्छा खासा रिटर्न दिलवा रखा है अपने इन्वेस्टर्स को, तो ये एकदम बढ़िया फंड मैनेजर है। तो आप भी थोड़ा कॉन्फिडेंट रहेंगे। और जब फंड मैनेजमेंट में भी दिक्कत नहीं होगी, एक्सपीरियंस बनते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक फंड मैनेजर एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी हो जाता है। तो एक्सपीरियंस मिनिमम 4 या 5 इयर्स का होना जरूरी है। तो यहाँ पे एक फंड मैनेजर जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, और एक और फंड मैनेजर जो त्रिदीप भट्टाचार्य, इनको भी एक्सपीरियंस ठीक ठाक सा है 3 साल का। तो आप इनके बारे में रिसर्च कर सकते हैं, और आप खुद उसकी बेसिस पे सेफ भी फील करेंगे जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक रहेगा फंड मैनेजर के मामले में। रेटिंग की बात करते हैं, इसको 3/5 रेटिंग मिल रखा है। अगर आप देखिए तो मॉर्निंग स्टार एक रेटिंग होती है, उसमें इनको मिल रखा है। तो देखा जाए ओवरऑल मैं बताऊं, एक एवरेज से अबव एवरेज आप इसको फंड मान सकते हैं, एडल्विस स्मॉल कैप फंड को। अबव एवरेज इसलिए क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको कैटेगरी बीटिंग रिटर्न है, कैटेगरी से भी थोड़ा कम रिस्क ले रखा है। भले ही 19-20 का फर्क है, कोई आप ये मत सोचिए कि बहुत कम रिस्क ले रखा है। भाई स्मॉल कैप फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे रिस्क बहुत हैवी रहेगा, ये हमेशा याद रखिए। अगर आपके पास रिस्क एपिटाइट बहुत ज्यादा है, तभी आप स्मॉल कैप फंड का वीडियो भी देख रहे हैं। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते इतना ज्यादा, तो आप स्मॉल कैप फंड के रिलेटेड वीडियो ही मत देखिए। अगर आपके पास टाइम फ्रेम ज्यादा है, 7 से 10 साल है, तभी आप जाके ऐसे रिलेटेड म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्टमेंट करेंगे, वरना बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अपने कैटेगरी के हिसाब से हम उसको कंपैरिजन करें, क्योंकि एक म्यूचुअल फंड ना अच्छा खासा उसको बोला जाता है, तो अगर वो अपने कैटेगरी बीटिंग रिटर्न दे रहा हो, अब ये ना हो कि मतलब आप वॉलेटिलिटी फेस कर रहे हैं बहुत लॉन्ग टर्म में, और आपको रिटर्न कम मिल रहा है, वो भी समझिए। मतलब जैसे आपने 10 साल तक वेट करा, आपने बहुत अप्स एंड डाउन फेस करे, बीच में आपको पैसे की बहुत जरूरत थी और आपने पैसा नहीं निकाल पाया क्योंकि मार्केट नीचे था, तो आप वो चीज फेस करके आप रिटर्न कम ले रहे हैं, तो कोई क्या फायदा उससे। आप निफ्टी इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करें, आपको वॉलेटिलिटी फेस नहीं करनी पड़ेगी, आपको 14 से 15% रिटर्न भी मिल जाएगा। तो ये चीज आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। आप ये मत सोचिए कि यार डेफिनेटली मैं यहाँ पे 20% तक का रिटर्न मिल रहा है, और मेरे को निफ्टी 50 इंडेक्स में तो 15% मिला है, तो क्या फर्क पड़ता है भाई, मैं तो इसी में ही जाऊंगा। भाई आपको वॉलेटिलिटी, आपको अप्स एंड डाउन से भी गुजरना पड़ता है, बीच में आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो तब आप नहीं निकालेंगे, तो वो आपको चीज, वो फेज से भी गुजरना पड़ता है, तो वो चीज आपको कंसिडर करके ही इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, ओवरऑल फंड बोला जाए, देखा जाए तो अबव एवरेज फंड है। लेकिन आप कोई दूसरे स्मॉल कैप फंड के बारे में भी रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन मैं ओवरऑल बोलूंगा इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये कोई बुरा फंड नहीं है। मुझे तो ये बहुत अच्छा फंड लगा है। इस रेटिंग इसको पता नहीं 3/5 मतलब 5 क्यों मिल रखा है। मैं तो इसको अपना पर्सनल रेटिंग अगर बोलूंगा, तो मैं 4/5 दूंगा। एक थोड़ी कमी क्या होगी कि यहाँ पे लार्ज कैप में थोड़ा बहुत इनका एलोकेशन हो सकता था, इन्होंने मिड कैप में ज्यादा एलोकेशन कर दिया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा और भी रिस्क कम हो सकता था, और रिटर्न थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो सकता था मेरे ख्याल से तब। लेकिन फिर भी आपको रिटर्न इतना मैसिव दे रहा है, वो भी कैटेगरी से कम रिटर्न दे, कम रिस्क लेके। तो ओवरऑल देखा जाए, आप कोई दूसरा स्मॉल कैप फंड भी रिसर्च कर सकते हैं। जैसे आपका एग्जांपल हो गया एक्सिस स्मॉल कैप फंड हो गया, बंधन स्मॉल कैप फंड हो गया, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड हो गया, उसका आपके बाद हो गया कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड हो गया। तो ऐसे कई सारे स्मॉल कैप फंड है जो कि अच्छा खासा रिटर्न भी देते हैं, रिस्क भी एडजस्ट करके देते हैं। लेकिन हाँ, जब आप स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड देते हैं, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे रिस्क लेंगे ही लेंगे, तभी आप इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप स्मॉल कैप फंड की तरफ जा रहे हैं, तो आप डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टमेंट करिए। 70% या 60% आप डेफिनेटली लार्ज कैप या मिड कैप में ही इन्वेस्टमेंट करिएगा। बाकी के जो बचे, अगर आपका रिस्क एपेटाइट ज्यादा है, तो तब जाके 20 से 30% अपना पोर्टफोलियो स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर रिस्क एपेटाइट कम है, तो डेफिनेटली आप 10% या 15% अपना पोर्टफोलियो स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करिएगा। तो ये ओवरऑल इसका रिव्यू था। आप मेरे को कमेंट में बताइए कि कैसा रिव्यू था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं जरूर लाता रहता हूँ। थैंक यू।